नमस्कार, सुबह की बात सुनो सरकार में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज इस खास बुलेटिन में हम जिन खबरों पर चर्चा करेंगे, आधे घंटे तक लगातार हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। एक एडीएम साहब हैं जो पिछले कई महीनों से फरार हैं। अचानक सरकार की नींद खुली है और अब सरकार उनकी तलाश कर रही है कि कहाँ गए वो एडीएम साहब। सरकार ने एक कह सकते हैं कि विज्ञप्ति जारी करे, उन्हें याद किया है कि आप जहाँ कहीं भी हों आप विभाग को योगदान दें। 7-8 महीने से वो फरार चल रहे हैं, मतलब किसी विषय बिना किसी सूचना के वो बक्सर के रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम दरभंगा स्टेशन पे ब्लास्ट मामले की, अगर हम ब्लास्ट ही कह सकते हैं, जिस तरीके से खबरें आ रही है मीडिया में, तो ब्लास्ट ही कह सकते हैं। उस मामले में बिहार की जो फॉरेंसिक टीम है उन्होंने जाँच की और जाँच के दौरान अभी तक उन्हें कोई ठोस सबूत विस्फोटक होने की उन्हें अभी तक नहीं मिली है। और यही वजह है कि अब इस पूरे जांच प्रोसेस को हैदराबाद भेजने की तैयारी चल रही है कि हैदराबाद फॉरेंसिक टीम जो है इस जो केमिकल प्राप्त हुआ, जो जहां विस्फोट हुआ है, उसकी वो जांच करेगी। बिहार के फॉरेंसिक जांच के जहां तक हमें जानकारी मिली है कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं मिला है। इसके अलावा अगर हम बाढ़ की बात करें तो बारिश तो थम गई है, लेकिन नेपाल के इलाके में अभी भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर पूरे उत्तर बिहार में अलर्ट घोषित किया गया है कि आप सावधान रहें। वैसे 28 तक मौसम शुष्क रहने की बात आ रही है, हल्की फुल्की बारिश की बात आ रही है। जो कम दबाव के क्षेत्र बनने की वजह से जो बारिश की संभावनाएं बढ़ गई थी, अब वो दबाव अब कम दबाव का क्षेत्र अब धीरे धीरे उसमें कह सकते हैं कि जो दबाव था वो दबाव अब नहीं रहा। उससे बिहार और यूपी में 28 तारीख तक मानसून का वो मिजाज नहीं रहेगा जिस मिजाज की वजह से 3-4 दिनों तक बिहार और यूपी के लोग काफ़ी मतलब झमाझम बारिश का मजा ले रहे थे। लेकिन चलिए अब हम इस शुरुआत करते हैं। बिहार में भी पक्षी और पशु के तस्कर, वो भी हाथी और का तस्करी अगर का मामला सामने आए तो वाकई में चौंकाने वाली बात होगी। चलिए अब दिखाते हैं कि कौन है वो तस्कर। जी हाँ, डॉक्टर निकला तस्कर। और डॉक्टरी पेशा से जुड़े हुए लोग कोरोना काल में तो वैसे भी उनको अलग तरह से काम करने का मौका भी मिला, रोजगार भी मिला और आमदनी भी लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से किया है। फिर ये तस्करी में क्यों शामिल हो गए, ज़रा ये समझने के लिए ज़रा इस खबर को आप देखिए कि हाथी दांत की तस्करी ये डॉक्टर साहब कर रहे हैं। फतुहा से इनकी गिरफ्तारी हुई है, पटना सिटी से, और वन विभाग के अधिकारी इनको गिरफ्तार किया है। और इनके गिरफ्तार की निशानदेही से हाथी का दांत, ये समझ जाए कि ये जिस तरीके का दांत है वो अपने आप में दिखाता है कि कोई पुराना गजराज रहा होगा, जो काफ़ी उम्र दराज गजराज रहा होगा, उसकी हत्या करके ये हाथी का दांत निकाला गया है। फिलहाल पुलिस और वन विभाग के अधिकारी इनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर ये हाथी का दांत इनके पास आया कहाँ और कहाँ इस हाथी को दांत को ये कहाँ भेजना चाहते हैं। चलिए हमारे साथ मरगूब इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गया। मरगूब, क्या है पूरा मामला ये? देखिए संतोष जी, पूरे मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि डीएफओ की विशेष टीम को ये सूचना मिली थी कि पटना सिटी में एक गिरोह है जो हाथी के दांत की तस्करी या कह सकते हैं उसे किसी व्यक्ति को सुपुर्द करने वाला है। तो डीएफओ की टीम वहां लगी हुई थी, लोग शादी लिबास में भी थे। और इसी दौरान डीएफओ को धनकी मोड़ के पास एक व्यक्ति को वहां से हिरासत में लिया गया। उस व्यक्ति ने इस पूरे मामले में जब बताया तो वहां एक निजी हॉस्पिटल में जब छापेमारी की गई तो वहां से कह सकते हैं कि 3 अन्य साथियों को और वहां से हाथी के दांत बरामद किए गए। देखिए, इन लोगों का ये कहना है संतोष जी कि ये हाथी जब मर गया था तो इसके दांत को निकाला गया। तो डीएफओ की टीम ने कहा कि इसका अगर कोई सबूत आपके पास है, हाथी के मरने का कोई पोस्टमार्टम है, तो निश्चित तौर पर ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। लेकिन चूंकि ये तस्करी का पूरा मामला था, तो इस पूरे मामले में इन लोगों ने कुछ सबूत नहीं दिया। डीएफओ की टीम ने चारों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक राजनेता जो कार्यकारी जिलाध्यक्ष हैं, जो बड़े राजनीतिक दल के, उनका भी वो मुख्य रूप से शामिल है।
और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है पूरा मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ मामला है। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल है वो ये है, ये पूरा जो हाथी का दांत था ये कई जो दवाइयां होती है जीवन रक्षक उसमें यह काम आता है, तो यहाँ से सप्लाई होने वाला था, लेकिन डीएफओ को इस बात की सूचना मिल गई, उसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इन लोगों के खिलाफ कह सकते हैं कि जो भारत सरकार का जो कह सकते हैं जीव संरक्षण एक्ट है उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, और फिलहाल इस पूरे मामले में अब आगे जांच की जा रही है। पता ये भी किया जा रहा है कि क्या इन लोगों का नेटवर्क बहुत पहले से है, क्या इन लोगों के साथ आम लोग हैं जो तस्करी में शामिल है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में डीएफओ की टीम कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन इस पूरे मामले में एक मामला दर्ज किया गया है और फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। संतोष बता रहे थे कि पूरे मामले की जांच डीएफओ मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी कर रहे हैं, और ये कहाँ से ये हाथी का दांत प्राप्त किए हैं इसकी जांच में अभी पूरी टीम लगी हुई है। चलिए दूसरी खबर भी बात इसी तरीके से दुर्लभ पक्षियों के तस्करी का मामला है, और ये मामला नालंदा से जुड़ा हुआ है। अब देख रहे हैं कि किस तरीके से पक्षी बरामद हुआ है, बड़ी संख्या में तस्करी। हालांकि ये तो तोता है, लेकिन कुछ ऐसे पक्षी भी इसके साथ बरामद किए गए हैं जो दुर्लभ पक्षी हैं, जो जिन्हें सामान्य तौर पर बेचने की अनुमति नहीं है। और इस तरह की पक्षी भी वन विभाग के अधिकारियों ने पकड़ा है। और हालांकि तोता बेचना भी मना है। आप जिस तरीके से पिंजरे में बंद करके तोता आप रखते हैं, डीएफओ अगर चाहे तो आप पर लीगली कार्रवाई कर सकती है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजकुमार, हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे नालंदा संवाददाता। राजकुमार, क्या है पूरा मामला? तोता तो अमूमन वैसे ही लोगों पर रोड पर बेचते हुए दिख जाते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी दुर्लभ पक्षी थी जिस वजह से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारी हुई है? देखिए संतोष जी, पूरा मामला ये है कि आज डीएफओ को जानकारी मिली थी कि बिहार से क्या भैंसासुर मोड़ के पास कुछ लोग जो है काफी मात्रा में पंछी लेकर आए हैं और पंछी की बिक्री कर रहे हैं। सभी पंछी पिंजरे में बंद था। जैसे ही वन विभाग के अधिकारी को इस बात की जानकारी मिली, टीम ने छापामारी किया। छापामारी के दौरान जो है ये पंछी बेचने वाले व्यक्ति तो फरार हो गए, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तोता को भी पिंजरे में बंद कर रखना वन अधिनियम के खिलाफ होता है। और इसके अलावा कई जंगली दुर्लभ पंछी थे, ये भी यहाँ से बरामद किए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने सभी पंछी को अपने साथ ले गई है और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी पंछी को पुनः जंगल में छोड़ दिया जाए। इस दौरान साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति घर में भी अपने पंछी को पिंजरे में बंद करके रखते हैं, कहीं न कहीं कानूनन अपराध है और भारत में इसके खिलाफ कानून भी बन चुका है। इसलिए किसी भी पशु पक्षी को पिंजरे में बंद रखना एक गैर संवैधानिक बताया गया है। जी हुए थे जो आज 2 वन विभाग का ऑपरेशनल कार्रवाई हुई और जिसमें ये पक्षी बरामद हुए। हंगामा क्यों बरपा है? जी हाँ, हर परीक्षा के रिजल्ट के साथ ही बिहार में हंगामा क्यों बरपता है, ये एक बड़ा सवाल है, जो अजीब व गरीब सवाल है। और हमें लगता है इस सवाल का जवाब सरकार को देनी चाहिए कि हर बहाली के बाद, वैकेंसी के बाद जो रिजल्ट निकलते हैं, उस रिजल्ट को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। कई बार रिजल्ट में इस वजह से बदलाव भी करनी पड़ी है सरकार को, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? टीईटी के रिजल्ट के बाद जो आज फाइनल रिजल्ट निकला है उसको लेकर छात्रों में काफ़ी आक्रोश है। हजारों छात्र आज सड़क पर उतरकर जगह जगह पर आंदोलन कर रहे हैं और उनका कहना है कि कहीं न कहीं मेरिट लिस्ट में छेड़छाड़ किया गया है। जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र, जरा उनसे जानना चाहते हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि देखिए 2-3 विषय को लेकर अभी भी सवालों के घेरे में शिक्षा विभाग है। जैसे मैथिली वैकेंसी का जो जारी किया गया है, जो वैकेंसी पहली बार निकाली गई थी, उसमें मैथिली सब्जेक्ट की चर्चा नहीं है, लेकिन मैथिली में बहाली हुई है। हो सकता है कि बाद में मैथिली के लिए अलग से वैकेंसी निकाली गई होगी, लेकिन जो मुख्य वैकेंसी निकाली गई है उसमें मैथिली की चर्चा नहीं है। फिर कंप्यूटर शिक्षक को लेकर भी इसी तरीके से बवाल हुआ है। जितने सीट हैं उतने लोगों को चयनित किया गया। अब कह रहे कि नहीं, जो मेरिट लिस्ट है उसमें इन लोगों का चयन नहीं हुआ। तो जब आप फाइनल रिजल्ट निकाले, और उस वक्त शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जो रिजल्ट निकला है वो सारे लोग चयनित लोग हैं, अब फिर दोबारा मेरिट लिस्ट निकालने का मतलब क्या है? जरा आंदोलनकारी छात्रों से जरा जानना चाहते हैं वो क्या कह रहे हैं। फिर हम अपने संवाददाता मरगू बालम के पास चलेंगे। हम मार्क्स वाले को मेरिट में ला दिया जाता है, जबकि ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने वाले को उनको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। और यहाँ तक कि मैं बताता हूँ कि मैं इंग्लिश सब्जेक्ट से हूँ, तो ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट। हाँ, और जबकि जब शुरुआती में जो आया था कि 24,599 का रिजल्ट आया है, उनकी नौकरी पक्की होगी, उसके बाद सभी लोगों ने अपनी अपनी सारे सपने पूरे कर लिए थे। यहाँ तक कि बहुत सारे
अब तो मुझे या हम हो या फिर हमारे जितने भी स्टेट अभ्यर्थी पास हैं, क्वालिफाइड थे, अब उन्हें तो लग रहा है कि शर्म के बारे में मैं क्या करूं। अब एक ही लास्ट विकल्प बचता है, आठ में क्या करेंगे, लास्ट में यही विकल्प बचता है, सुसाइड करने के सिवाय अब हम लोग के पास कोई विकल्प। चलिए, हमारे साथ मरगूब आलम जुड़ चुके हैं। मरगूब, पूरा मामला क्या है? जबकि रिजल्ट जिस दिन रिजल्ट निकाला गया था, शिक्षा मंत्री खुद कहते कि जिन लोगों का चयन हुआ है, जो लोग क्वालिफाई किए हैं, उनका ये रिजल्ट है खुद। लेकिन अब एक अलग से मेरिट लिस्ट बनाया गया है जिसमें बहुत सारे जो क्वालिफाई किए थे बच्चे, उनका नाम इसमें नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है और शिक्षा विभाग का क्या कहना है इस पूरे मसले पर? देखिए संतोष जी, अजीब डगर की अजीब कहानी वाली बात है। आपको पता होगा कि ऐसा कोई भी विवाद नहीं है जो निश्चित तौर पर नियुक्ति से संबंधित हो और वो विवाद में न फंसे। ये जो पूरे मामले में जो अभी तक बात सामने वो ये है कि आज से 8 महीना पहले जिन लोगों का मेरिट लिस्ट तैयार हुआ था या जिन्हें कहा गया था कि उनको अभी जो रिजल्ट निकला है, उन सभी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। आप समझिए, इसमें अब विभाग का ये कहना है कि जितनी सीटें थी वो कट ऑफ मार्क हुआ और बाकी लोग डिस्क्वालीफाई हो गए। तो अब इनका ये कहना है कि आपने आज से पहले जो लिस्ट जारी किया उसमें आपने क्यों कहा इन सभी की नियुक्ति हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपने पहले जो रिजल्ट जारी किया, पहले जो आपने क्वालिफिकेशन लिस्ट जारी किया, या तो वो गलत था या ये गलत है। विवाद इसी पर जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले में आज शिक्षा मंत्री से इन लोगों की मुलाकात हुई है। शिक्षा मंत्री ने इन लोगों को कहा है कि हम अधिकारियों को बुला करके पूरे मामले की जानकारी लेंगे, और हमारे पास जानकारी वही आ रही है कि शिक्षा विभाग ने इस पूरे मामले में एक कमेटी बनाई है कि पूरे मामले को देखेगी। लेकिन सवाल सीधा है कि हर टीईटी, हर स्टेट रिजल्ट के आगे पीछे, अपॉइंटमेंट से पहले, या कह सकते हैं उसके दाएं या बाएं, मैं ये भी कह सकता हूं, विवाद का एक बड़ा सा घेरा तैयार हो जाता है और वो विवाद सालों साल चलता है। अब देख लीजिए, 93,000 शिक्षकों की बहाली पिछले 2.5 साल से लटकी हुई थी। पूरा का पूरा मामला लटका के राज्य सरकार के लोगों ने रखा था। अंततः हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाकर के पूरा मामला चल रहा था। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे मामले में। इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार के अधिकारी अपनी ओर से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे अगले 2-4-5 दिनों में, तो हम लोग सड़क पर तो संघर्ष करेंगे ही, न्यायालय का भी रास्ता अपनाएंगे। और इन लोगों का कहना है कि कल अगर आज मुलाकात नहीं हुई, कि कल ये लोग तेजस्वी यादव से पूरे सबूत के साथ मुलाकात करेंगे और उनके साथ ही आंदोलन उनका आग्रह करें। तो ये चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मरगूब आलम जुड़े थे। लेकिन सवाल यह है कि वैकेंसी के अनुसार रिक्त, जबकि ये कहा गया है कि टीईटी जो भी पास, एसएसटी जो भी पास होंगे, वो आजीवन शिक्षक बनने का क्वालिफाई उनके पास क्वालिफाइंग रहेगा कि वो क्वालिफाई करेंगे तो कभी भी वो शिक्षक के पद पर नियुक्त हो सकते हैं, कहीं भी नियुक्त हो सकते हैं। तो फिर ये रिक्त पद का मामला कैसे आया और ये फिर नए तरीके से रिजल्ट जारी करने का क्या मतलब है, ये सवाल उठना लाजमी। और यही वजह है कि छात्र आज सड़कों पर उतर गए थे। और जिस अंदाज में छात्र सड़क पर उतरे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग परीक्षा पास किए थे, एक कह सकते हैं कि घरों में एक उत्साह का माहौल था कि चलिए शिक्षक तो हम बन ही जाएंगे। लेकिन अब जब मेरिट लिस्ट जारी किया गया है और मेरिट लिस्ट को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये मेरिट लिस्ट में जो हमारे पास जितनी वैकेंसी है उतना हमने मेरिट लिस्ट बनाई है, जबकि सवाल ही नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री ने भी जो इस तरह के जो एसएसटी या टीएटी जो पास जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बिहार सरकार ने तो आजीवन कह दिया कि आप कभी भी आप टीचर पात्रता आपके अंदर है और कभी भी आप टीचर बन सकते हैं। तो फिर ये वैकेंसी की बात कहाँ से सामने आई, हमें लगता है कि इसको स्पष्ट करने की ज़रूरत है। चलिए, अब एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं। अब ब्रेक के बाद कुछ और खबरें हम आपको दिखाएंगे। एक लंबे अंतराल के बाद तेजस्वी पटना लौटे हैं और पटना लौटते ही कुछ मीडिया से रूबरू होते ही कुछ ऐसे सवाल मीडिया के द्वारा किया गया और उसके बाद जो तेजस्वी का जवाब आया है, उस जवाब के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। खास करके लोजपा से रिश्तों को लेकर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो मेरा भाई है और अब तय करना है कि संविधान बचाएगा या फिर गोलवरकर के गोद में जाएगा। ये भी बात कही है खास। और नीतीश कुमार पर भी वो हमलावर रहे, लेकिन जवाब में सामने संजय जायसवाल आए और नीरज सिंह भी आए। तो जरा सुनिए कि तेजस्वी यादव जब एयरपोर्ट पर पहुंचे, दिल्ली से लौटे, तो क्या कह रहे हैं। सत्ता पक्ष को ये भी पता होना चाहिए कि नेता के साथ साथ हम बेटा भी हैं और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आदरणीय लालू जी की तबीयत जो है वो काफ़ी अभी ध्यान रखने की ज़रूरत है।
और लोग जो है वो कर रहे हैं। और कोविड का दौर भी था और नीतीश जी ने तो अपने सारे प्रभारी मंत्री हों या जितने जनप्रतिनिधि हो सबका हाथ पैर ही बांध रखे थे। अब जो भी उन्होंने किया, लोजपा को उन्होंने 2005 में भी तोड़ने की कोशिश की थी, 2010 में भी उन्होंने लोजपा को तोड़ने का प्रयास किया था। और आप सब लोगों को पता है 2010 में जब एक एमएलए एक एमपी नहीं था लोजपा से, तो आदरणीय लालू जी ने रामविलास पासवान जी को राज्यसभा मेंबर बनाया था आरजेडी के कोटे से। और अब चिराग भाई को ये तय करना है कि बंच ऑफ थॉट के पुर्जे के साथ रहेंगे या संविधान निर्माता जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है उसका साथ देंगे। इस तरह से वो इसका बिल्कुल जमीनी स्तर पर पालन किए, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि वह शीघ्र ही नीतीश जी को ज्वाइन कर लें। इतने अच्छे आदेश पालक तो कोई नहीं मिलेगा। नीतीश जी ने कभी नहीं कहा था, उन्होंने केवल मंत्रियों को 15 दिन के लिए किया था, लेकिन तेजस्वी जी ने इसका पालन पूरे 3 महीने किया। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव कोरोना काल में 228 ट्वीट और पूरा लालू परिवार 1319 ट्वीट का और रीट्वीट का गवाह बना। नई दवा इजाद किया कि कोविड संकट से अगर लड़ना है तो ट्वीट के माध्यम से, रीट्वीट के माध्यम से माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय नीतीश कुमार जी का जीवन का हर क्षण बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए समर्पित है। जैसे ही लौटे हमला शुरू हुआ। और चलिए अब हम रांची चलते हैं और वहाँ झारखंड के सीएम को एक धमकी भरा मेल आया है। मेल के बारे में ये जानकारी है कि बेंगलुरु से एक छात्र के लैपटॉप से ये मेल क्रिएट किया गया और इस मेल में अपशब्दों के साथ साथ धमकी दी भी गई है। तो वो आईपी एड्रेस मालूम हो गया और उस पर एक मामला भी दर्ज हुआ है। गोंदा थाना में मामला दर्ज हुआ और एक स्पेशल टीम लगातार बेंगलुरु पुलिस के संपर्क में है और किसी भी समय इसकी गिरफ्तारी हो सकती है। जिसने भी मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी है या फिर जिस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, ये कोई पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ नहीं हुआ है। इससे पहले भी उनको इस तरीके के ईमेल आते रहे। चलिए हमारे साथ संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, पूरा मामला क्या है और इससे पहले भी झारखंड के सीएम को इस तरह की धमकियां मिलती रही हैं और पिछले बार भी किस तरीके से कार्रवाई हुई है और इस बार पुलिस किस मूड में है, किस तरीके की कार्रवाई के मूड में है? क्योंकि ये चीज़ें सामने आ गई कि बेंगलुरु से कहीं न कहीं वो ईमेल जनरेट हुआ है और वहीं से मुख्यमंत्री को धमकी भी दी गई है और अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल हुआ है। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर से कह सकते हैं अपशब्द भरा मेल मिला है और इस बार यह कर्नाटक से मेल आया है सीएम के पास और इसको लेकर गोंदा थाना में भी मामला दर्ज कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। वहीं इस मेल की बात करें तो 25 तारीख को ही लगभग दोपहर में 3 बजे यह मेल आया था। इसमें लिखा हुआ था कि बासो आई विल वेयर योर डेथ सेरेमनी क्राफ्ट फ्रॉम माय पर्सनल पॉकेट। और इसके बाद कहीं ना कहीं इस मामले में मुख्यमंत्री के जो अवर पुलिस निरीक्षक है उनके द्वारा गोंदा थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। इससे पूर्व भी 2 बार एक जर्मनी और एक स्विट्जरलैंड से 2 बार इनके पास इस तरह के मेल आए थे जिसमें धमकी दी गई थी और लगातार उस समय से भी जो सीआईडी इसकी जांच कर रही थी वे अब भी दोनों देश जो जर्मनी और स्विट्जरलैंड है वहां से वो पत्राचार कर रहे हैं पर अब तक उसमें कोई भी सफलता पुलिस को नहीं हाथ लगी है। पर इस बार जो एड्रेस है वह बेंगलुरु का है और विक्रम घोघरी नाम का शख्स है जो यह मेल भेजा है और इसकी जांच अब साइबर सेल भी कर रही है और कहीं ना कहीं रांची की पुलिस गंभीरता से इसको लेते हुए जांच कर रही है। और फिलहाल यदि बात करें तो 2 मामले इससे पहले जो आए थे वो 2020 में जुलाई का माह था। उस वक्त एक बार धमकी भरा मेल मिला था मुख्यमंत्री को और एक बार इस वर्ष में ही कहें तो जनवरी के माह में मुख्यमंत्री को एक मेल मिला था।
तो कहीं ना कहीं यह तीसरी घटना है इस तरह की, जब मुख्यमंत्री के नाम पे एक मेल के माध्यम से उनको जान से मारने की या फिर जो अब तक भरा धमकी मिला है, तो कहीं ना कहीं पुलिस अब तत्परता इसमें दिखला रही है और मामला भी थाने में दर्ज हो गया है। हालांकि इस बार देश के अंदर से ये बेंगलुरु जो कर्नाटक है वहां से यह मेल आया है, तो कहीं ना कहीं अब पुलिस इस पे जांच भी कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संदीप जुड़े थे। संदीप कह रहे हैं कि इससे पहले भी 2 बार उनको मेल आ चुका है जर्मनी और दूसरे देशों से, इस बार बेंगलुरु से उनको मेल आया। चलिए, बाढ़ से बिहार, जी हाँ, वाकई में जो स्थिति बनती जा रही है उत्तर बिहार, मोतिहारी खास करके, देखिए इस बार बाढ़ की शुरुआत अमूमन जो बिहार में ट्रेंड रहा है वो मिथिलांचल से बाढ़ की शुरुआत होती है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में ये ट्रेंड बदला है। शुरुआत गंडक के नदी से, मतलब वाल्मीकि नगर बराज से जो पानी छोड़ा जाता है उसको लेकर जो तबाही मच रही है वो इस बार भी तबाही मचा रही है। हालांकि गोपालगंज में इस बार तटबंध सुरक्षित रहा, लेकिन मोतिहारी में काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अभी भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ये नया इलाका है, आप कह सकते हैं, जिसमें बाढ़ का पानी का फैलाव हुआ है, और ये एक शोध का विषय होगा हमें लगता है कि जल संसाधन विभाग का, कि जो नए इलाके में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है इसकी क्या वजह है। क्योंकि मोतिहारी के जिन इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, या गोपालगंज के तटबंध टूटने की वजह से, या तटबंध के बाहर के इलाकों में जिस तरीके से लगातार बाढ़ की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये नया इलाका है। मिथिलांचल के इलाके में तो लोग बाढ़ के को लेकर अगर आप कहें तो उनका रिश्ता रहा है, हर साल एक बाढ़ और वहाँ के लोगों के बीच आमना सामना होता रहा है, लेकिन ये इस इलाके में ये स्थिति नहीं है। फिर भी मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। हालांकि कम दबाव का क्षेत्र की वजह से मानसून काफ़ी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन अब वो कम दबाव का क्षेत्र नहीं है, और कम दबाव के क्षेत्र नहीं रहने के कारण मानसून थोड़ा कमज़ोर पड़ा है, और 28 तारीख तक छिटपुट बारिश होगी, लेकिन वज्रपात और ठनका गिरने को लेकर काफ़ी अलर्ट है। और इस अलर्ट की वजह से हमें लगता है कि विभाग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, और विभाग का कहना है कि हम बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तौर पर तत्पर हैं। हमारे साथ गौतम इस वक्त मौजूद है, जो आपदा प्रबंधन मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकले हैं। गौतम, आपदा प्रबंधन मंत्री ने क्या कहा है खास करके बाढ़ को लेकर? जी देखिए, उन्होंने एक साफ बात कही कि जो इस बार का जो बारिश हुआ है वो काफी समय का रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुआ, और जो महीने में बारिश यानी मई और जून का जो महीना जो बीता है इसमें जो बारिश हुई है उस बारिश के अनुमान पहले से नहीं थी, और इतना अधिक बारिश जो है काफी सालों बाद देखने को मिला। स्थिति ये हुई कि 4,12,000 क्यूसेक पानी जो है नदियों के ऊपर जो है दबाव बढ़ा। नेपाल से ये जो है गंडक नदी के माध्यम से बिहार में प्रवेश किया, और गंडक से जो जुड़े हुए क्षेत्र हैं उन जगहों पर जो है बाढ़ का असर देखने को मिला। 4 जिले जो है इसमें प्रभावित हुए थे, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, और बिहार के इस 4 जिले में पड़ने वाले 15 प्रखंड जो है जहाँ पे बाढ़ आई इससे प्रभावित है। तो देखिए, जो आपदा प्रबंधन मंत्री उनका कहना है कि देखिए ये तैयारी जो हमारी है हमने करके पहले से रखी थी, मगर ये उम्मीद इतनी नहीं थी कि बारिश इतनी अधिक होगी। लोगों का भी जो पहले के जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी इस बात से असहज थे कि इतनी बारिश इस महीने में हुई है, और इस कारण से जो है नेपाल का जो पानी है छोड़ने का, वर्षा का पानी, वो गंडक नदी पे छोड़ा गया, और 4,12,000 क्यूसेक पानी का जो दबाव बिहार के नदियों के ऊपर जिसमें खासकर गंडक पे पड़ा उससे जल स्तर में वृद्धि हुई, और बिहार के 4 जिले प्रभावित हुए। देखिए, इन तमाम चीजों को लेकर जो है एक बात उन्होंने बताया कि किसी भी लोग के हताहत होने की सूचना नहीं है। हाँ, जरूर बाढ़ प्रभावित इलाके से जो लोगों का जो नुकसान हुआ है, आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है, वो जरूर देखने को मिला, और किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। देखिए, इस व्यवस्था को जो है जो बाढ़ की व्यवस्था है हर साल ये देखने को मिलती है, और बिहार के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो हर साल बाढ़ प्रभावित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गौतम जुड़े हुए थे, जो आपदा प्रबंधन मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि गंडक वाल्मीकि नगर बराज से 4,12,000 क्यूसेक पानी जून में, ये लंबे अंतराल के बाद, अमूमन 15 मई के बाद ये स्थिति बनती है। और अगर बाढ़ के इसको अगर हम बात करें कि अनुमान की अगर हम बात करें तो बाढ़ को लेकर ये कहा जाता है कि 15 जून से लेकर
15 अक्टूबर तक। ये एक रेनी सीजन माना जाता है बिहार में, लेकिन उससे पहले ही मई और जून में इतनी बारिश हो गई कि 4 लाख क्यूसेक, जबकि पिछले बार 4,23,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से कई जगह गंडक का तटबंध टूट गया था, लेकिन उस लेवल तक पानी इस बार भी पहुंच गया है। गंगा में भी जलस्तर, हालांकि अब जलस्तर स्थिर हो गई है, लेकिन जो पीपा पुल की वजह से जो यात्रा सुगम रहता था, आपको दानापुर में पीपा पुल पटना सिटी में 2-2 पीपा पुल लगाया जाता है कि उससे लोग जो उस पार जाने वाले लोग हैं उनको सहूलियत हो। लेकिन पानी की वजह से अचानक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की वजह से सारे पीपा पुल को खोल दिया गया है, और यही वजह है कि लोगों को अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही जो कहा जाता है कि बाढ़ की स्थिति में कम से कम यात्रियों को नाव पे सवार करें, लेकिन वो उस प्रोटोकॉल का भी पालन नाव वाले नहीं कर रहे हैं। चलिए अब हम इस बुलेटिन को अब यही समाप्त करते हैं, देखते। लेकिन इस बीच एक और खबर हम आपको बता दें चलते चलते कि मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो पटना और दूसरे कई जिलों को लेकर एक अभी अलर्ट जारी हुआ है कि तेज बारिश हो सकती है और आंधी तूफान आ सकता है। चलिए इस बुलेटिन को अब हम फिलहाल यही समाप्त करते हैं। कल ठीक इसी समय हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। बिहार झारखंड का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल अब सिर्फ एक क्लिक पर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, कशिश न्यूज के स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं, और इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के निशाने पर आए आरजेडी के सांसद अमरेंद्रधारी सिंह को गहरा झटका लगा है। पिछले 19 मई को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए अमरेंद्रधारी सिंह ने कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी, और राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली ने आज उनकी जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है और उन्हें जमानत देने से इनकार किया है। अमरेंद्रधारी सिंह पर आरोप है कि उन्होंने फर्टिलाइज़र घोटाला किया है और करीब 13 देशों में उनके कारोबार हैं और रियल एस्टेट के भी बड़े मालिक हैं। अमरेंद्रधारी सिंह उस वक्त चर्चा में आए थे जब 2020 में राजद ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार प्रेमचंद गुप्ता के साथ बनाया था। उसी समय राजद के विधायकों को भी आश्चर्य हुआ और उनके समर्थकों को भी, जो आरजेडी के समर्थक थे, उनको भी आश्चर्य हुआ था और वो अमरेंद्रधारी सिंह को नहीं पहचानते। पटना जिले के रहने वाले अमरेंद्रधारी सिंह बड़े कारोबारी तो हैं ही, एक जमींदार परिवार से भी आते हैं और वो 13 देशों में उनका फर्टिलाइज़र का कारोबार है। और 2019 में एक बहुत बड़े घोटाले में उन्हें आरोपी बनाया गया और इसकी जांच सीबीआई ने भी की है और ईडी ने भी इस मामले को खंगाला है। पिछले 19 मई को ईडी ने उनके दिल्ली आवास पर छापेमारी की थी, उनके कार्यालयों पर छापा मारा था और उनकी गिरफ्तारी की थी। तब से लेकर के वो अभी तक तिहाड़ जेल में बंद है। हालांकि उनके स्वास्थ्य को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल से उनकी स्वास्थ्य रिपोर्ट भी मांगी है और उनके जो वकील हैं सिद्धार्थ अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि श्री सिंह पिछले 19 वर्षों से कैंसर से पीड़ित हैं और कई गंभीर रोगों से ग्रसित हैं और लगभग 62 वर्ष उनकी उम्र हो गई है। तो वैसी स्थिति में उन्हें अगर जमानत नहीं दिया गया तो उन्हें घर में ही नज़रबंद रहने की इजाज़त दी जाए। लेकिन चूँकि अभी तिहाड़ जेल के सुप्रिटेंडेंट ने स्वास्थ्य रिपोर्ट नहीं सौंपी है और दूसरी तरफ ईडी ने जो मामला अपने हाथ में लिया है